आज हमारे बीच में हरदिल अजीज नेता विधानसभा नगीना से विधायक और समाजवादी पार्टी से आप एक मंत्री भी रह चुके हैं। आप लगातार 15 सालों से यानी कि हैट्रिक आपने लगाई है। जब एक बार 5 साल अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद में दोबारा कोई इलेक्शन जीतता है तो जाहिर है जनता उसको पसंद करती है, तो इसीलिए दोबारा भी चुनती है और दो लोगों के दिल में राज करता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ किरतपुर न्यूज़ चैनल में, बहुत बहुत स्वागत है। मैं विधायक जी ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे कि आप तीसरी बार विधायक बने, आप मंत्री भी रहे और आप एक ऐसे नेता हैं जो हर एक के दुख दर्द में साथ रहते हैं। यहाँ तक कि ये दुख दर्द में सभी साथ रहते हैं, मगर जब किसी का इंतकाल होता है तो वो भी अपने साथ महसूस करता है कि विधायक जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आपके अंदर ये खूबियाँ जो हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? कुछ आप। सर्वप्रथम तो मेरी सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया। और जहां तक आपके इस प्रश्न का सवाल है कि जनता ने मुझे तीसरी बार विधायक बनाने का मौका दिया, मैं अपने किरतपुर क्षेत्र की और नगीना क्षेत्र की जनता का और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत आभारी हूं। और उस आभार का बदला मैं अपने खून की एक एक बूंद देके भी नहीं चुका सकता कि मुझ जैसे आदमी को तीसरी बार विधायक बनाने का काम किया। जहां तक दुख दर्द में शामिल होने की बात है, जैसे आप अपना एक परिवार चलाते हैं, उसमें आपका बेटा, बेटी, भाई, आपकी पत्नी, उनका दुख दर्द आपका अपना दुख दर्द होता है। इसी तरह मैं अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र को अपना परिवार समझता हूँ। और जहां मुझे ऐसा कुछ सूचना मिलती है, पता चलता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस दुख दर्द में शामिल हूँ। खुशी हो तो खुशी में शामिल हूँ। और ये मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूँ कि खुशी में शामिल होने का लोग मुझे बहुत मौका देते हैं। और दुख दर्द की सूचना किसी के भी माध्यम से अगर मुझे मिल जाती है तो मैं वहां भी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। विधायक जी, मैंने कल आप एक कताई केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और नगीना में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत छोटे छोटे उद्योग थे वहाँ पर, और ख़ासकर लकड़ी का काम था, दस्तकारी उसमें होती थी। बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे, रोजी रोटी का सवाल था। धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा गए वो। और उसमें क्या मैं ये समझता हूँ कि आगे दोबारा से उसमें प्रयास के हो सकता है, होगा। नहीं, ये शायद आपको गलत सूचना है। जी। नगीना शहर में एक हैंडीक्राफ्ट और कास्ट कला का एक बड़ा कारोबार होता है। और आप जो कह रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। अब भी वहां की कम से कम नहीं तो 40%, 35% जनता उसी पर निर्भर है। उसका स्वरूप बदल गया है। उसका स्वरूप ये हो गया कि कुछ जो हमारे अच्छे कारोबारी हैं, वो सीधे यहाँ से उस सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर वहां से मिलता है, उसको उन कारीगरों के माध्यम से बनाते हैं। अब सीधे तो हर आदमी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तो वही काम कई हाथों से होकर के गुजरता है। कई कोई उसकी लकड़ी उपलब्ध कराता है, उस लकड़ी को उसके माध्यम से फिर आरा मशीन के माध्यम से उनके साइज के अनुरूप काटा जाता है। तो लकड़ी देने वालों को भी कारोबार मिला, फिर आरा मशीन वालों को कारोबार मिला। आरा मशीन के बाद मान लो डंडा बनना है तो फिर वो खराद पे जाता है, तो खराद वाले को कारोबार मिला। फिर उसमें कोई डिजाइनिंग अगर बनानी है तो डिजाइन बनाने वाला अलग कारीगर है, फिर उसके पास जाता है। उसमें पीतल लगना है तो पीतल वाले के पास जाता है। मतलब इस तरह से कई चरणों में होते हुए वहां पहुंचता है ये। अभी क्योंकि कोई हमारी ये मेहनत का काम है, हमारी यंग जनरेशन जो है वो उतनी मेहनत करने में कभी कभी विश्वास नहीं करती, तो वो अपने हिसाब से कोई और कारोबार ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब भी 35 से 40% जनता जो हमारी इसी पे निर्भर है, जो हाथ के कारीगर हैं। और दर पीढ़ी वो उस काम को संभाल भी रहे हैं। अब आगे जैसी स्थिति होगी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, आगे उस इंडस्ट्रीज का क्या स्वरूप होगा, उसके लिए अभी हमने पहले हमारे यहाँ बिजली कटौती होती थी, और बिजली कटौती के वजह से वहां पर वो कारोबार कहीं ना कहीं इफेक्ट होता था।
लेकिन जिस दिन से मैं विधायक बना हूं 2012 से, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रही कि उन लोगों को बिजली सुलभ रहे, बिजली उपलब्ध रहे। पहले हमारे क्षेत्र में, उसमें किरतपुर भी शामिल था, पहले हमारे क्षेत्र में कभी कभी एक हफ्ता दिन में बिजली आती थी, फिर अगले अगले हफ्ते उसका रोटेशन चेंज होता था, फिर अगले हफ्ते रात में बिजली आती थी, तो कारोबार सुचारू रूप से नहीं चल पाता था। तो हमने सबसे पहला काम अपने क्षेत्र के लिए कराया तो यही कराया था कि हमने उसे HB2 श्रेणी में बदलवा कर नगीना को और 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई थी। तब से लगातार उसमें प्रयास होता रहा। फिर हमारी सरकार में हमने उसको ओवरलोड को खत्म कराने के लिए ट्रांसफार्मर बदलवाए, लाइन बदलवाई, नए बिजली घर बनवाए, जिसमें आपके किरतपुर में भी बिजली घर बने, हमारे नगीने में भी 3 बिजली घर हो गए, ग्रामीण अलग हो गया, शहर का अलग हो गया, एक बड़ा बिजली घर उनको सप्लाई देने के लिए अलग हो गया। तो ये सारी उपलब्धियां रही और लगातार वो कारोबार आगे बढ़ता रहा। अब उसमें अभी फिर बिजली की प्रॉब्लम आ गई थी कि कभी कभी उसमें वो ऊपर से कटौती आ जाती थी कि 10 से 12 काटनी है, कभी 12 से 2 काटनी है, कभी 3 से 5 काटनी है। तो उसका भी हमने एक परमानेंट टाइम शेड्यूल चेंज करा दिया और वो टाइम शेड्यूल के अनुसार अब सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आती और 8:30 बजे से लेके फिर 1 बजे तक लाइट आती है। 1 से 2 में फिर कटौती होती है। वो खाना खाने के लिए लंच का भी समय मिल जाता है कारीगरों को, काम करने वालों को, और 2 बजे से फिर शाम को लगातार बिजली आती है, जिससे कि जो काम करने वाले लोग हैं वो बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो 22 घंटे हमारे यहाँ जो नगर पालिका तहसील क्षेत्र है, नगर पालिका में 18 घंटे और तहसील क्षेत्र में 20 घंटे का शेड्यूल है। तो 20 घंटे भी ना सही, लेकिन 18-19 घंटे लगातार बिजली मिल रही है और हमारे कारोबारियों को उसका फायदा हो रहा है। देखिए, आपका प्रयास जो है लगातार जारी रहता है और आपके प्रयास की वजह ये है कि हमारा किरतपुर भी विकास कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने जो बहुत दिनों से मांग थी मडावर रोड की, वो भी अब बनना है और इसके अलावा भी छोटे बड़े रोड आपने बहुत बनवाए हैं। आपने जो है ना, देहात से आना जाना बहुत आसान हो गया लोगों के लिए। पहले तो बैलगाड़ियाँ चला करती थी, मॉडर्न ज़माना है, मगर आपके लगातार प्रयास से जनता को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। जैसे आपने मुस्लिम इंटर कॉलेज में भी आपने काफ़ी ताउन किया और इसके साथ साथ मैंने एक सवाल वहाँ के मैनेजर काजी तारिक साहब से भी किया था कि आपके पास इतनी ज़मीन है, फील्ड भी है, मगर सबके आपको यहाँ क्या डिग्री कॉलेज के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं? तो उनका जवाब यह था कि मेरा सारा वक्त, सारा मेरा खून का एक कतरा कॉलेज के लिए समर्पित है और मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि मैं इस टाइम गवर्नमेंट से भी मेरा टच है और क्योंकि हमारी पार्टी गवर्नमेंट के सहयोग से चल रही है, तो ये है कि मैं बहुत जल्दी इसमें डिग्री कॉलेज बनवा दूंगा। मगर इसमें एक अहम रोल विधायक जी का भी होता है। जाहिर है कि अगर थोड़ा सा वो भी ताउन करेंगे, मैं तो समझता हूँ बहुत सारा करेंगे, कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी जानकारी है इस बात की क्योंकि आप उस प्रोग्राम में शामिल रहे। मुझसे जब मैं दूसरी बार विधायक बना तो मुस्लिम इंटर कॉलेज के हमारे प्रबंधक ताहिर भाई ने हमसे कहा, क्योंकि हमारे सहयोगी भी रहे और साथी भी हैं, आज भले ही वो दूसरी दिगर पार्टी में, जो उनकी पार्टी सत्ता की सहयोगी दल है, लेकिन आज भी हमारे उनसे मधुर ताल्लुक है, मधुर रिश्ते हैं। उन्होंने तो हमसे कहा कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता, हमने बगैर विलम्ब लगाए, आपकी जानकारी में उन्होंने एंट्रेंस गेट और हॉल और पोर्टिको बनवाने की मांग की थी, वो उनका बनवा दिया। अब जहाँ तक आगे कोई मांग की बात है, मैं किसी के ऊपर उंगली या कीचड़ नहीं उछालना चाहता। उन्होंने और लोगों से भी संपर्क किया, जो पीछे सांसद रहे उनसे भी संपर्क किया, उन्होंने क्या किया, क्या दिया, नहीं दिया, वो जानते होंगे। आज फिर अभी बीच में मौजूदा सांसद है, उनसे भी उन्होंने संपर्क किया, अभी प्रोग्राम में थे वो, तो उनसे उनकी उम्मीदें क्या होगी वो जानते होंगे। जहाँ तक मेरे तानु की बात है, अगर मुझसे किसी बात को कहेंगे तो निश्चित तौर से मैं, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा ही एक वो हथियार है कि जिससे हम अपने अधिकारों को के प्रति जागरूक हो सकते हैं। शिक्षा ही वो एक पूंजी है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी काम किया जाए वो कम है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर मुझसे कोई उम्मीद रखेंगे और मेरे उस क्राइटेरिया में और उसमें आता हुआ कि जिसे मैं कर सकूं, तो मैं जरूर उसे करने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर से करूंगा। अभी आपने जब स्कूल का जिक्र किया तो बराबर में आपके गर्ल्स इंटर कॉलेज है अपना, क्या नाम इसका, गवर्नमेंट गर्ल्स? नहीं नहीं, ये नहीं, ये जो प्राइवेट जो चलाते हैं, संस्था जो चलाती है, सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसमें अभी हमने पहले भी काम कराया था। उसमें 3 या 4 क्लासरूम्स बनाए थे क्योंकि उसकी बेटी जर्जर स्थिति में थी। और अभी अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से
अभी उसमें लगभग उसकी कायाकल्प करा दी, लगभग सारा ही एक तरह से नया सा हो गया है कुछ और थोड़ा। लेकिन मेरी भी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि किसी भी संस्था को हम जो है 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये सरकार का नियम है, ये गाइडलाइन है। तो क्योंकि उसका उतना पैसा पूरा हो गया तो उसमें और मैं ज़्यादा दे नहीं सकता, लेकिन उसके लिए और भी कुछ तरीके जो सबसे सहयोग करके अगर कुछ काम रह गया तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि जिससे आपसे सहयोग करके उसको पूरा कराया जाए। तो ये मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि वो भी बच्चियों का ऐसा स्कूल था कि वहां पर बैठने की जगह नहीं थी, बिल्डिंग जर्जर स्थिति में थी, कभी भी गिर सकती थी। तो वो जिससे हमारी बच्चियां आगे पढ़ लिख सके और हमारे किरतपुर का, हमारे बिजनौर का नाम रोशन कर सके, ये मेरा उसमें प्रयास उसके लिए भी रहा। और भी ऐसे कई स्कूल्स हैं जो क्षेत्र में, जिनके लिए मैं किया है और कोशिश करता रहता हूँ। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको भी दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ आपके इस विषय पे मैं कह रहा हूँ कि सरकार जितना इसका प्रचार कर रही है, जो वर्तमान सरकार है, जितना इसका प्रचार कर रही है कि हम इस स्कूलों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, स्कूलों के शिक्षा में सुधार ला रहे हैं, ये बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। आज हमारे बच्चे उस स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से, हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे, लेकिन जो शिक्षा का उस टाइम क्राइटेरिया था, आज वो क्राइटेरिया, आज जो शिक्षा उतनी बढ़िया नहीं है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार ने बहुत सारे स्कूलों को गोद लिया, हर विधायकों से उन्होंने गोद लिया है, लेकिन उन स्कूलों की स्थिति भी आज दयनीय है, बदतर है। तो ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। एक टाइम था, मैं 77-78 की बात करूँगा, जब मैं भला कॉलेज हरिद्वार में पढ़ता था। 1000 में हिंदू लड़कों में अकेला मुसलमान था, और वहाँ पर मेरे सारे साथी हिंदू साथी थे। और यहाँ तक इतना आपस में हमारा प्यार था आपस में कि मेरा अगर रोज़ा होता था तो मेरे साथियों का भी रोज़ा होता था, वो अपना लंच नहीं लेते थे। और उसके बाद मैं गुरुकुल में गया, गुरुकुल में भी मेरे साथ हम कुल 4 मुसलमान थे, बाकी थे हम जो है ना, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं 25 साल तक वहीं रहते हैं, सेवा करते हैं और गुरुकुल में शिक्षा हासिल करते हैं, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। हमारा जो प्यार था आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में बहुत प्यार से रहते। सोने की चिड़िया हमारी इसीलिए हमारा देश कहलाता था। क्या मैं उम्मीद करता हूँ ये मौजूदा हालात कब तक रहेंगे और आगे इसमें कब क्या हम कर सकते हैं, क्या सुधार हो सकता है उसमें, और फिर दोबारा से हमारा वैसे ही माहौल बन जाए। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक डिपेंड करता है सरकारों पर, क्योंकि सरकार एक वो संस्था है, सरकार एक वो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए तो सरकार ही उस माहौल को बनाने में बहुत अहम रोल अदा करती है, और सरकार ही उस माहौल को बिगाड़ने में भी रोल अदा करती है। आज की जो मौजूदा सरकार है, मैं निसंकोच इस बात को कहना चाहूँगा कि इस मौजूदा सरकार ने इस भाईचारे को ख़त्म किया है। इस मौजूदा सरकार ने हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा की है। वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट हासिल करने के लिए और सत्ता पे काबिज होने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के काम करें और इस देश को मजबूत करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ने में सक्षम है। लेकिन वो गलत आंकड़े पेश करके कि हम बहुत जल्दी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो बनने, पेट्रोलियम बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी बनने जा रही है, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आ गए हैं, ये सारी चीज़ें जो दर्शाती हैं उनके गलत आंकड़ों को दर्शाती है। मैं उस चीज़ का मानने वाला हूँ कि जब तक इस देश में प्यार, मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब कायम नहीं रहेगी, जब तक हिंदू और मुसलमान में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम नहीं रहेगा, हम देश को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ा सकते। और यही समाजवादी पार्टी की सोच है, यही माननीय मुलायम सिंह यादव की सोच है थी, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच है। और आपका ये सवाल कि कब हम उम्मीद कर सकते हैं, मैं तो निश्चित तौर से यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जिस दिन बन जाएगी, 2027 में उम्मीद है, 2022 में उम्मीद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उस गड़बड़ी करके, कहीं ना कहीं बेईमानी करके हमारी सरकार को आने से रोका। तो 2027 में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर से ये वातावरण बदलेगा, गंगा जमनी तहजीब कायम रहेगी, हिंदू मुसलमान में जो खाई बड़ी है उसको कम करने का काम होगा, और केंद्र में भी हम सरकार में शामिल होते हैं, जैसा कि हमारा इंडिया गठबंधन इस टाइम काम कर रहा है। ये गठबंधन अगर केंद्र में भी सरकार बनाएगा तो पूरे देश में वही माहौल बनेगा, निश्चित तौर से फिर हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। विधायक जी, एक टाइम था
कि हम लोग जो है ना, हम सुनते थे कि हमारे क्षेत्र से सांसद जी चुने गए हैं, मगर वो पता चल रहा था कि वो 5 साल तक गायब हो जाते थे, और उसके बाद पता चला वो जनता को छोड़िए, वो अपने कार्यकर्ता को भी भूल जाते थे। मगर एक चंद्रशेखर जी आए हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं भविष्य में आपको सांसद देखना चाहता हूँ। तो जो आपकी इस टाइम इस दिनचर्या है, सुबह से उठते हैं, रात हो जाती है पब्लिक में, और पब्लिक किसी को, कोई भी आप किसी को निराश नहीं करते, हर एक के साथ दौड़ के जाते हैं। सांसद बनने के बाद भी आपका क्या रोल रहेगा उसमें? लेकिन निश्चित तौर से जब मेरा बेस ही है और मैंने शुरू से ये सीखा है कि मैंने आपको पहले ही, सबसे पहला प्रश्न आपका यही था, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं अपने क्षेत्र को, आज मेरा क्षेत्र विधानसभा है तो मैं विधानसभा को अपना परिवार मानता हूँ। मेरा क्षेत्र बढ़ के लोकसभा हो जाएगा तो लोकसभा मेरा परिवार हो जाएगा। उससे आगे जब उत्तर प्रदेश में मंत्री थे तो पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार था। आगे फिर ऐसा मौका मिलेगा तो पूरा प्रदेश परिवार हो जाएगा। तो जब मेरा परिवार बड़ा होगा या मेरा परिवार जो होगा, तो मेरी बेसिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को दुख सुख दुख में शामिल हूँ, उनकी खुशियों में शामिल हूँ, उनकी हर जरूरत को, जो भी मुझसे हो सकता है उस जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और इस प्रदेश में भी, देश में भी, सॉरी, इस प्रदेश में और अपने जिले में और अपनी विधानसभा में इस गंगा जमुनी तहजीब को कायम करके और आगे बढ़ाऊं। जहां तक एक आपने नाम ले लिया, मुझे नहीं पता कि उनका क्या रुख है, उनका क्या सोच है। हम तो शुरू से इस काम को करते आ रहे हैं, कुछ लोग अब कर रहे होंगे, हम तो जब से राजनीति में तब से इस काम को करते आ रहे हैं कि हमें डोर टू डोर घर भी जाना है, लोगों से मिलना भी। आज आपको आपसे माफी मांगते हुए कहता हूँ कि आपसे मैंने पहले सुबह 12 बजे का टाइम दिया, लेकिन लोग ज़्यादा आ गए तो वहाँ 1:30 बज गया। फिर मैंने किसी को एक यहाँ टाइम दे रखा था, वहाँ जाना पड़ गया, रास्ते में 2-3 जगह रुक गया, तो आप तक ही बहुत देर से पहुँच पाया। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर जिस तरह से आप मुझसे लगाव रखते हैं, आपने मुझे समय दिया था, इसी तरह जनता और भी लगाव रखती। तो जहां मुझे जनता रोकेगी, अपना कोई काम बताएगी, तो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले मैं उसे सुनूं। तो अब भी मैं बहुत लोगों से मिलता हुआ आ रहा हूँ, अभी मिलते हुए जाऊंगा, इसके बाद देहात में जाऊंगा। रोज का मेरा यही कार्यक्रम है कि लोगों से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आके जो उनकी सुख सुविधा के लिए मैं कर सकता हूँ वो करूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे क्या योजना है आपके किरतपुर के बारे में, अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या आगे करने जा रहे हैं, और क्या क्या मंजूर करा चुके हैं आप? देखिए, कहावत आपने सुनी होगी कि मोर का शरीर भगवान ने, अल्लाह ने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन मोर अपने जब पैरों को देखता है तो रोता है, क्योंकि उसके पैर उतने सुंदर नहीं है जितना शरीर सुंदर है। ये मेरी सोच कहाँ तक है आप सोच नहीं सकते, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं कि इस समय वर्तमान जो सरकार है, मेरे उन सपनों को साकार, या मेरे क्षेत्र के उन सपनों को साकार करने में सक्षम है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरे क्षेत्र में स्टेडियम भी हो, बच्चे जिसमें खेल सकें। मेरे किरतपुर में स्टेडियम हो, नगीना मेले के स्टेडियम हो, जिससे बच्चे यहाँ के युवा आगे आएँ, खेल जगत में भी हमारा नाम रोशन करें। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने प्रयास किया, आपको याद है, मेडिकल कॉलेज हमने अपने समय में स्वीकृत कराया। सरकार बदल गई, मेडिकल कॉलेज का स्वरूप बदल दिया, यहाँ केवल क्लासरूम्स बना दिए और यहाँ केवल रेजिडेंस बना दिया। जो हमारे क्षेत्र में आता, मधुसूदनपुर देवीदास, वो उस गांव की जमीन हमने उपलब्ध कराई। और मेडिकल कॉलेज जहाँ लोगों को इलाज मिलेगा वो बिजनौर में जिला चिकित्सालय में बना दिया। तो ये मेरी सोच थी कि मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र में हो, वो मैंने स्वीकृत कराया। बहुत अच्छे रास्ते हों, उसके लिए, इसी के लिए मुझे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो काम आप बढ़ा और उसका चल रहा है। देखिए, बाकी पूरे क्षेत्र में हो गया, लेकिन मैं विपक्ष का विधायक था, मेरे क्षेत्र में छोड़ दिया गया। कम से कम 5 महीने मैंने लोगों का विरोध भी सहा, लोग रोज इसी बात को क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। कोशिश की मैंने, भगवान ने मेरी मदद की, अल्लाह ने मदद की। आज वो लगभग काम चल रहा, थोड़ा सा और रह गया, वो भी होगा। नगीना से किरतपुर वाली रोड के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो ये जितनी भी सड़कें हैं या रोड्स हैं, मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, उसके चारों तरफ से बहुत अच्छा आवागमन हो, बहुत अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो। क्योंकि जब कनेक्टिविटी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो निश्चित तौर से विकास भी तेज होगा। तो इसलिए मैं तो लगातार इस प्रयास में हूँ कि आगे, जैसे हमारी कताई मिल नगीना में बंद पड़ी है, उसके लिए मैं 7 साल से प्रयास कर रहा हूँ। बल्कि एक ने मुझे कमेंट किया था, हमारे किसी भाई ने, कि जब आप मंत्री थे तब आपने क्यों नहीं किया। निश्चित तौर से उसकी बात सही है, लेकिन मैं बताया ना, बहुत सारी मजबूरियां और बहुत सारे काम होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ही अकेला विधायक नहीं हूँ, इस तरह की पूरे उत्तर प्रदेश में 14 फैक्ट्रियां बंद हैं कताई मिल, और 14 की सरकार को चलाना चाहती थी समाजवादी पार्टी सरकार। उन्होंने कहा, देखा जब इस पे इतना ड्यूज है, किसी विभाग का, कोई बिजली विभाग का ड्यूज है,
कोई पीडब्ल्यूडी का ड्यूज है, कोई श्रम विभाग का ड्यूज है। इस तरह कई विभाग मिलकर एक फैक्ट्री को चलाते हैं, तो उनका बहुत सारा ड्यूज जो था वो सरकार पर पेंडिंग था। अब सरकार को उन सबका जब बजट जोड़ा तो बजट बहुत ज्यादा स्थिति में हो रहा था कि उसको पहले उस बजट को चुकाए, फिर उस जमीन को अपने हैंड ओवर करे और फिर तय नहीं जाके कोई प्रोजेक्ट लगाए। तो इसमें समय भी लगा, उन्होंने मूल्यांकन भी कराया, फिर जब देखा तो उन्होंने उसको एडिट कर दिया, कैबिनेट में ही पास कर दिया कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट संस्था इन फैक्ट्रियों को अगर चलाना चाहती है तो हम उसको देने को तैयार हैं। कुछ कानपुर के व्यापारी उसे देखने भी आए, लेकिन उसकी स्थिति नगीना की इतनी अच्छी नहीं थी, और भी कई जगह की उन्होंने देखी स्थिति, तो जब नहीं उन्हें सुटेबल लगी तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। इस बीच में सरकार हमारी बदल गई। अगर हमें दोबारा 17 से 22 में मौका मिला होता तो निश्चित तौर से वो फैक्ट्री तब चल गई होती, या उसकी जगह कोई और उसमें इंडस्ट्रियल एरिया बन के लोगों को कारोबार मिल गया। लेकिन 17 से लेके आज 24 चल रहा है, मैं लगातार विधानसभा में इस बात को चीख रहा हूं। अभी आपने मेरी पोस्ट पे भी देखा होगा, कुछ साथियों ने मेरी पोस्ट की है कि हमने विधानसभा में इस बात को बोला, हमने एक याचिका के माध्यम से इस बात को उठाया, हमने अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जाति कमेटी, एक विधायक दल की विधानमंडल दल में होती विधायकों की, उसमें इस माध्यम को लघु उद्योग के अधिकारियों के सामने इस बात को उठाया। लेकिन आज सरकार लगाया कि कुछ चेती है, तो अभी परसों के दैनिक जागरण में प्रमुखता से छपाया कि यहाँ से रिपोर्ट ली जा रही है कि हम उस जमीन में जो करीब 600 बीघे से ज़्यादा जमीन है, कि उस जमीन में हम छोटे छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट काट करके और लघु उद्योग स्थापित करने की उसमें आगे शायद सरकार बढ़ जाए, तो मैं स्वागत करूंगा कि कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इंडस्ट्री पर एरिया घोषित कर दीजिए, क्योंकि इस रेट पे जमीन कहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। या बहुत बड़े बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रीज एरिया हैं, आप हमारी सरकार हर बार उसे इन्वाइट कराती है, सारे उत्तर प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के कारोबारियों को, विदेश के कारोबारियों को यहाँ बुलाती है उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, आप उन्हें ये जमीन दिखाइए, उनका कोई प्रोजेक्ट यहाँ ले आइए। मकसद हमारे क्षेत्र में रोजगार बढ़े, मकसद हमारे लोगों का जीवन स्तर बढ़े, मकसद हमारे क्षेत्र में शिक्षा बढ़े। ये सारे प्रयास मैं लगातार करता रहता हूँ, और मेरी कोशिश ये होगी मेरा विधानसभा क्षेत्र या मेरा जिला उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणीय हो, और सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हो तो हमारे जिले में हुआ हो, और हमारे लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छा हो, जीवन रहने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो। हमारे लोगों को कारोबार ढूंढने के लिए मुंबई, गुजरात, पुणे और आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ ना जाना पड़े, और हम अपना कारोबार भी यहीं करें, शिक्षा भी हमें यहीं मिले। ये मेरा सपना है। अब इस सपने को कितना मैं साकार कर पाऊंगा ये तो सरकारों पे भी डिपेंड है। देखिए, आपकी जो है ना मेहनत पे कोई कमी नहीं है। आप विधानसभा में भी आवाज़ उठाते हैं अपने क्षेत्र के लिए, और एक यहाँ नेशनल हाईवे बना है, उससे हमारे कैथपुर का नाम तो रोशन हुआ है, हमारे उसके साथ साथ थोड़ी सी परेशानी भी है। ये चूँकि ये अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप इसके लिए मेहनत की कोशिश करेंगे कि हमारी जो रोडवेज बसें हैं वो डायरेक्ट वहाँ से जाके कैथपुर के अंदर से जाए, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। आप तो आज कह रहे हैं मुझसे, इस बात के लिए तो मैं चिंतित, मैंने इसमें भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, और इसमें अपनी कमेटी में भी ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के सामने इस बात को रखा। ये कि हमारी सारी बसें जब वहां से चली जाएंगी तो हमारे लोग कहाँ से होंगे। लेकिन बड़े मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इससे पहले जो भी मुझसे पहले विधायक रहे, उन लोगों ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हमारा शहर लंबा लंबा बसा है। आप जब नेशनल हाईवे से चलेंगे तो जो आपका पेट्रोल पंप बना है उसके बराबर में पहले इनका पेट्रोल पंप था बेनीराम जी का, उससे आगे से बसीगत हो गई, और ये आप पूरा वहां से पार कर लेंगे, फिर आपका मोतीचूर वाला जो रेलवे फाटक, उससे आगे पेट्रोल पंप है, वहां तक बसीगत चलेगी। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि यहां से वहां तक कोई क्या जमीन उपलब्ध है जहां बस अड्डा बनवा सके? कहीं कोई जमीन उपलब्ध नहीं है कि हम वहां पर बस अड्डा बनवा सके, बस रोडवेज बनवा सके, रोडवेज के स्टैंड बनवा सके। जब जमीन उपलब्ध नहीं है तो बन नहीं सकता, क्योंकि सारी लोगों की प्राइवेट जमीन है, सब पे बिल्डिंग बन गई है। अगर ये काम हमने पहले सोचा होता कभी, और उस टाइम जमीन उपलब्ध हो गई होती, तो शायद यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड बन गया होता, रोडवेज का अड्डा बन गया होता। लेकिन उस टाइम गंभीर जब जमीन की इतनी समस्या नहीं थी, उस समय मैंने इस बात को नहीं सोचा। आज हमारे सामने मजबूरी है, हमने इसको लगाया। तो दूसरा, जो यहाँ से नजाबाद से जो बसें चलती हैं और जो बिजनौर जाती हैं, आपकी शायद जानकारी में है या नहीं, लेकिन मैं अगर नहीं है तो बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि यहाँ पर ये अभी तक नेशनलाइज्ड रूट नहीं बना, ऑन पेपर प्राइवेट है, ये प्राइवेट रूट है, और प्राइवेट रूट पे प्राइवेट बसों के उनको परमिट जारी हैं। बीच में कुछ दिनों पहले प्राइवेट बस मालिकों ने एक हाईकोर्ट में रिट डाली थी, और हाईकोर्ट ने रोडवेज बसों को रोक दिया था
और ये रोडवेज बसें बिजनौर से कोतवाली होकर के नजाबाद जाने लगी थी। तो ये समस्या पुरानी समस्या है, ये आज की समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि नेशनलाइज रूट हो जाए। और आज जो बस स्टैंड बनेगा तो वो निश्चित तौर से जहां आबादी नहीं होगी वहीं बनेगा। तो आज उन्हें कितना चलना पड़ेगा बताइए। यहां से आप बिजनौर की तरफ अगर कहीं बनवाते हैं तो वहां भी कोई सरकारी जमीन तो खाली नहीं है, किसी प्राइवेट जमीन को खरीद करके अगर बनता भी है तो बताइए कितना चलना पड़ेगा। इधर आप जाते हैं तो मोतीचूर के आगे पेट्रोल पंप के कहीं आगे बनेगा, तो जनता की समस्या तो बढ़ गई ना। तो ये समस्या पहली है, लेकिन मेरा फिर भी प्रयास है कि किसी भी तरह यहाँ पर बस स्टैंड भी मतलब बस स्टैंड क्या कहेंगे, बस डिपो बनवाएं और रोडवेज का स्टैंड, रोडवेज का बस अड्डा बनाए यहाँ पर। जैसे अभी मैंने नगीना में स्वीकृत कराया, हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी, तो उस बिल्डिंग की जगह, क्योंकि वहाँ जगह अलॉटेड थी, पुराना बस स्टैंड था, उस बस अड्डे को तुड़वा करके नया वहाँ बनवा रहे हैं। क्योंकि वहाँ जगह थी तो उसकी बिल्डिंग नहीं बन रही है, क्योंकि वहाँ यात्रियों के बैठने के लिए सुविधा नहीं रह गई थी, यात्री खड़े रहते थे, बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में थी, तो उसका काम चल रहा है। लेकिन यहाँ ये उपलब्धि नहीं है, तो बताइए मेरी भी मजबूरी है, बताइए मैं जमीन कहाँ से उपलब्ध कराऊँ। अब जनता तो कहती है हमें मतलब नहीं, हमें आपको वोट दिया। खासतौर से हमारा भाई भी कहता है कि जी हमें जनता से क्या मतलब है, जनता तो आपको चाह भाई। लेकिन कोई भी चीज़ जब उपलब्ध नहीं होगी, उपलब्ध कराना भी तो कम से कम कहाँ से उपलब्ध कराएं जब वो उपलब्धि नहीं है। तो ये है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो प्रयासरत हूँ कि ये नेशनलाइज रूट हो जाए और कहीं ना कहीं हमें जगह मिल जाए जिससे हम रोडवेज का बस स्टैंड बनवा सकें, जहाँ बसें खड़ी हों, जहाँ से हमारे लोग जा सकें। ज़्यादा जगह मिल जाए तो हम डिपो भी बनवा सकें, बस डिपो बन जाएगा। डिपो बनेगा तो किरतपुर डिपो के नाम से बसें इधर उधर जाएंगी, अभी तो हमें दूसरी जगह से हमारे यहाँ बसें आती हैं। तो ये मेरा प्रयास है, लेकिन जो टेक्निकल मजबूरी हो मैंने आपको बता दी कि ये प्राइवेट रूट है, आप जानते हैं, समझते हैं। देखिए, आप थे हमारे प्रिय नेता मनोज पारस जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सी समस्याओं का समाधान आपने एक इशू में आपसे बीच में रोक करके कहना चाहता हूं कि उस इशू पे मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप मुझसे इस पे जरूर पूछें। आजकल एक बहुत ज्वलनशील इशू चल रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ बोर्ड का बिल। तो उसमें अगर आप उसके बारे में मैं भूल गया, मैं करना चाहता था ये सवाल आपसे। देखिए, ये वक्फ एक चीज़ ऐसी होती है कि वो निजी संपत्ति होती है, वो जो भी वक्फ चीज़ है वो उसके बाप दादा की दी हुई चीज़ होती है, और उसके कागजात जो होते हैं, मान लीजिए परदादा ने सरदादा तो उसके कागजात नहीं होते, और वो औलाद दर औलाद चलता रहता है सिलसिला। कुछ अहले औलाद होती है, कुछ समाज के लिए होती है, तो उसका फ़ायदा समाज उठाती है। तो ये जो अचानक नीयत खराब हुई, इसकी क्या वजह है, कुछ इस पर रोशनी डाल सकेंगे आप? निश्चित तौर से मैंने बताया ना कि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इस टाइम। देखिए, मैं क्योंकि आप लोग के बीच में रहता हूँ और अपने देश के संविधान को थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं इस देश के संविधान के हिसाब से ये जो वक्फ संपत्तियां हैं, ये जैसा आपने बताया 2-3 तरह के वक्फ हुआ करते थे। और वक्फ की तरह से, जैसे हम हिंदुओं में हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी भी कह सकते हैं उसे, और एक विल भी कह सकते हैं, विल कर दिया करते थे, लेकिन वो लिखित होता था। जहां तक मुस्लिम समाज में होता था कि उन्होंने अपने मुंह से जवानी कर दिया और उनकी दीदी, उनका कोई पेपर नहीं होता। जैसे राजा महाराजा मैं उसी पर आ रहा हूँ, उन्होंने आई मस्जिद बना दी, मैं उसी पर मदरसा बना दिया, मैं उसी पर, तो वो कागज थोड़े देके गए हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो एक तरह तो वक्फ ये हुआ। एक संपत्ति वक्फ की ये थी कि जो हमारी रियासतें थी, राजा थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया, जिसमें उन सारे गरीब लोग हों, कई मदरसे चल रहे हैं, कई कब्रिस्तान हैं, कई मस्जिद बनी हुई है, कई और दीगर संस्थाएं उसमें चल रही हैं, कई कई गांव में कब्रिस्तान है। ये सब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सरकार ने उसके लिए एक वक्फ बोर्ड स्थापित कर दिया, उसका चेयरमैन होता है निश्चित तौर से। लेकिन ये जो सरकार आई है, ये सरकार जो है, इसकी नीयत खराब हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये इन संपत्तियों को खत्म करके अपने कब्जे में लेना चाहती है, इसलिए वो बिल लेकर के आई। नहीं, होना तो ये चाहिए था। देखिए, वक्फ संपत्ति ये नहीं कि हिंदुओं ने दबा रखी है, मुसलमानों ने भी 2-2 रुपए पे किराया आज भी, जबकि आप लोग तो बहुत सारा होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो जो संपत्ति दबा रखी है, आधे कब्रिस्तान रह गए, और कुछ पे गवर्नमेंट का ऑफिस दफ्तर बन गया, कुछ पब्लिक ने कब्जा ले, उसको छुड़वाती और उनको हैंड ओवर करती जिसकी संपत्ति है। मैं कह रहा हूँ कि वो
भाई उनको एड ऑन न करके हम ये कह रहे हैं जो कमेटी उसको संचालित कर रही है उन संपत्तियों का तो किराया बढ़ाती, नियत अगर साफ होती तो आज का जो वैल्यू है, आज की जो कमर्शियल वैल्यू है उस हिसाब से उनका किराया तय करके उनके उस कमेटी को करवाती, तो उससे कम से कम उसके रख रखाव में फायदा होता। अब आज जो दुकान 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए किराए पे है और आज वहां पर उसकी कीमत अगर 4,000 5,000 10,000 की है तो 5,000 10,000 किराया मिलेगा तो निश्चित तौर से उसके रखरखाव में भी अच्छी सुविधा मिलेगी। तो करना तो ये चाहिए था, लेकिन सरकार की हमने जैसा कहा कि सरकार की नीयत खराब हुई। सरकार ने इस जमीन को उन वक्फ संपत्तियों को अपने हक में कब्जाने के लिए बिल लेकर के आई। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को और खासतौर से इंडिया गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और पार्टियां भी शामिल है, लेकिन इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध करने के बाद वो बिल पारित नहीं हुआ। अगर आज उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता विपक्ष इतना मजबूत ना बनाती, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें ना देती, गठबंधन को 46 सीटें ना देती, तो निश्चित तौर से वो बिल पास हो गया होता। तो आज सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता तो मुस्लिम समुदाय को होता। तो मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विपक्ष मजबूत किया। उस मजबूत विपक्ष की वजह से आज ये बिल पास नहीं हो पाया। बिल पास न होने के वो एक समिति को सुपुर्द कर दिया गया। उसमें हमारे जावेद अली खान राज्यसभा सांसद वो भी उसके मेंबर हैं। वो सब अपने अपने मत रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, आप लोगों की भावनाओं को रखेंगे, जिससे कि जब वो बिल पास होगा तो हो सकता है जो आप चाहते हैं कि उन संपत्तियों का किराया बढ़ाया जाए, उनको फिर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा तो उसको खाली करा के उनको सुपुर्द किया जाए, आपकी इबादत गाहें उसमें सेफ रहें, कब्रिस्तान सेफ रहें, ऐसा कोई बिल लाए कि उस पर कोई कब्जा ना कर सके। हम ये चाहते हैं कि अगर बिल बने तो ऐसा कोई बिल बने कि उसमें सरकार के साथ साथ कोई दीगर व्यक्ति भी उस पर कब्जा ना कर सके, उसे बेच ना सके, उसका मिसयूज ना कर सके। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ऐसा बिल आना चाहिए, ऐसे नियम और कायदा कानून बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड को और मजबूत करना चाहिए, उसे और पावर देनी चाहिए जिससे कि कोई उन अवैध संपत्तियों का मिसयूज ना कर सके। ये मेरी सोच है और मैं इस सोच के साथ हूं और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के सभी लोगों से भी कह रहा हूं कि इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है, कांग्रेस आवाज उठा रही है, गठबंधन आवाज उठा रहा है, तो जनता को भी इसके खिलाफ में मुखर होकर के बोलना चाहिए कि जो लोग, चाहे वो इसमें हिंदू हों, चाहे उसमें हमारे कई मुस्लिम भाई भी अगर इन संपत्तियों का अवैध रूप से कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस अवैध रूप को रोका कैसे जाए और ये मजबूत कैसे और वक्फ बोर्ड मजबूत कैसे हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं देश की जनता से भी ये अनुरोध करूँगा कि गंगा जमनी तहजीब को कायम रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर देश के विकास में लगे। मनोज जी विधायक हर जगह मनोज पारस जी जैसे विधायक हमें मिले और हमारे विधानसभा का और हमारे देश का विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया कीरतपुर न्यूज़ चैनल को। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप बहुत सारा समय आपने हमें दिया। मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया। आपसे विदा लेने से पहले, आपके दर्शकों से विदा लेने से पहले उन्हें एक बार फिर नमस्कार, जय भीम, आदाब और सत श्री अकाल करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है कि हम लोग इस देश में गंगा जमनी तहजीब बनाएं। अखिलेश यादव जी की विचारधारा है, अखिलेश यादव जी उस पर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, उन सबको लेकर के, और जो अगड़े हमारे साथ, जो हमारे देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, वो संविधान में जो लोग विश्वास रखते हैं, उस संविधान के अनुरूप काम करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है, निवेदन है, गुजारिश है कि हमारे पीडीए को मजबूत करें, 2027 में सरकार बनाएं और जो इस तरह के काले कानून सरकार लाना चाह रही है, इस देश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाह रही है, इस देश में हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा करना चाह रही है, उस पर रोक लगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।